So, hello everyone, welcome to the first class of जनरल फिजियोलॉजी, है ना। हम लोग पूरी फिजियोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ आपकी एनाटॉमी भी कंप्लीट हो रहे हैं और आपकी बायोकेमिस्ट्री भी कंप्लीट हो रही है। फिजियोलॉजी का जब पहला चैप्टर देखोगे तो दैट इज होम्योस्टैसिस। आप सबको मैंने फिजियोलॉजी का पूरा सिलेबस नहीं दिखाया है, वो सिलेबस मैं दिखा देता हूँ बेटा। यहाँ पे आप आओगे तो दिस इज योर इंटायर सिलेबस। मैंने ये सिलेबस का पीडीएफ आपको अगर नहीं दिया है तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ मेरे t.me/doctor-next001 t.me/doctor-next001। यहाँ पे आपको पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेम का सिलेबस है। तो एक बार पहले सिलेबस देख लो, क्या क्या पढ़ना है तुमको, कैसे कैसे पढ़ना है, एंड देन फिर हम बात करेंगे कि हम ये कितने दिन में कवर करेंगे, कैसे कवर करेंगे और कौन सी रिसोर्सेज को यूज करके कवर करने वाले हैं। तो ये एनाटॉमी का है। एनाटॉमी के सिलेबस में मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको बना के दे ही दिया था। कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा होता है, उन सब पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो डाल दिया था। ठीक है, आइए फिजियोलॉजी की बात करते हैं। ठीक, तो ये फिजियोलॉजी की बात करें। ठीक है, तो फिजियोलॉजी में तुमको कोर्स कंटेंट देखोगे तो देखो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलता है। तो फिजियोलॉजी में सबसे पहले जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज होम्योस्टैसिस, ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन वगैरह ये सब देखेंगे। एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ कैसे होता है वो देखेंगे। फिर ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड बफर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर मॉलिक्यूलर बेसिस कैसे एंड बाकी चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करते हैं ये। तो ये जनरल फिजियोलॉजी का पार्ट है। जनरल फिजियोलॉजी के बाद हम हिमेटोलॉजी करेंगे। हिमेटोलॉजी के बाद आपका नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी, उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी, उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, उसके बाद रेस्पिरेटरी, उसके बाद रीनल, उसके बाद एंडोक्राइन, उसके बाद रिप्रोडक्टिव और उसके बाद न्यूरो, और फिर उसके बाद लास्ट आपका आ जाता है इंटीग्रेटेड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमें कंप्लीट करनी है फिजियोलॉजी में। लगभग ये सब कुछ, वैसे तो इसमें बहुत सारा आवाज दिख रहा होगा, बट हम लगभग पूरी फिजियोलॉजी जो है अप्रोक्सीमेटली 80 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। शुरू की क्लासेस थोड़ी स्लो होंगी, बट बाद में जैसे जैसे आप अडेप्ट करते रहेंगे हम क्लासेस को फास्ट कर देंगे। 80 आवर्स में हम पूरी फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे। हम जो फिजियोलॉजी के लिए बुक फॉलो कर रहे हैं दैट इज गाइटन। ठीक है, अगर आप लोग को गाइटन का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो हम गाइटन के बेसिस पे इसी सिलेबस के नोट्स बनाएंगे। ठीक है, अपने से, और इसी को रिलीजियसली फॉलो करेंगे। दिस नोट्स विल हेल्प यू फॉर योर कॉलेज एग्जाम ऑल्सो एंड दिस विल हेल्प यू फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम ऑल्सो। देखो अब तो हो गया है कि आप लोगों का नेक्स्ट एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी हो या नहीं हो, आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो हम इसी दोनों बेसिस पे आपके नोट्स बनाएंगे ताकि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। नोट्स कैसे बनाना है फिजियोलॉजी के, आज का लेक्चर तुम देखोगे जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं वैसे ही नोट्स आप भी बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। बेसिक मेडिकल एनाटॉमी फिजियोलॉजी कोर्स की भी वैलिडिटी मैंने 1 साल तक बढ़ा के रख दी है, तो आपको टेंशन मत लो। हम बेसिक मेडिकल एनाटॉमी फिजियोलॉजी में सारे सिस्टम्स कवर करेंगे और यहां जनरल फिजियोलॉजी कवर करते रहेंगे। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं अब फिजियोलॉजी का पहला टॉपिक दैट इज कॉल्ड जनरल फिजियोलॉजी। कुछ आपके डाउट हैं तो एक बार बता दीजिए एंड उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एंड ध्यान से फोकस करके सुनिएगा। क्लास का रूल बहुत सिंपल है। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। फिजियोलॉजी में आपको कुछ याद नहीं करना, सब कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना है अच्छे से। उसके बाद जब मैं डाउट पूछने के लिए बोलूं तब आप डाउट पूछिए। और फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजी के डाउट पूछिएगा, एनाटॉमी में एनाटॉमी के और बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री के। मिक्स करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो और कंफ्यूज करोगे। जितना मैं बता रहा हूं उतना ही आपको फॉलो करना है, उसके बियॉन्ड आपको एक लाइन नहीं पढ़ना। आप गाइटन को रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं, बट बहुत कुछ गाइटन में आपको स्किप कर देना है, तो पूरी गाइटन आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो जो जो पॉइंटर्स मैं लिख रहा हूं
या तो आप गाइडन में नोट्स बना लो, या जैसे मैं अभी क्लास में नोट्स बनवा रहा हूं वैसे नोट्स बनाएंगे हम। चल शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, दैट इज जनरल फिजियोलॉजी। ठीक है, जनरल फिजियोलॉजी। क्लास के बाद आपको वैसे भी नोट्स मिल ही जाता है। ठीक है, चल एक टर्म बड़ा बड़ा तुमको लिखा हुआ दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। कोई बताएगा होम्योस्टैसिस का मतलब क्या है? होम्योस्टैसिस बहुत बचपन से तुम पढ़ते आ रहे होगे, जिन्होंने बेसिक वाला कोर्स किया उसमें मैंने थोड़ा बहुत होम्योस्टैसिस उनको उधर भी पढ़ाया था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम समझते हैं होम्योस्टैसिस मतलब क्या। होम्योस्टैसिस मतलब क्या होगा सर? होम्यो मतलब सेम, है ना, स्टैसिस मतलब स्टेटस, है ना। तो स्टेडी स्टेट ऑफ बीइंग में अगर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था वॉल्टर कैनॉन। ठीक है, तो ही कॉइंड द टर्म होम्योस्टैसिस। ठीक है सर, क्या मतलब है होम्योस्टैसिस का? क्या? मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब तुम्हारे बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटरनल इन, ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब आपके बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को हम इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए मेरे बॉडी में कुछ फ्लूइड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं बॉडी फ्लूइड्स, जिसको हम कहते हैं बॉडी। कैसे कैसे तरह के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं मेरे बॉडी में? एक होता है दैट इज आई सी एफ। क्या कहते हैं सर इसको? इसको हम कहते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम बोल देंगे इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, दूसरा आपका होता है सर, इसको हम बोलते हैं ECF। मतलब या तो तुम बोल दो इसको इंटर सेल्यूलर फ्लूइड, या तुम बोल दो इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो ये जो दूसरा होता है दैट इज योर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, दैट इज ECF। ठीक है, तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड क्या हुआ? इट इज द फ्लूइड इनसाइड द सेल। और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड क्या हुआ सर? इट इज द फ्लूइड आउटसाइड द सेल। इट इज द फ्लूइड आउटसाइड द सेल। तो मेजरली होम्योस्टैसिस में ECF का ज्यादा बड़ा रोल होता है। आगे हम लोग देखेंगे कैसे। ऐसा नहीं है कि ICF का रोल नहीं होता, बट मेजरली होम्योस्टैसिस में ECF का एक मेजर रोल प्ले होता है। ठीक है, कहां कहां आपके बॉडी में ECF होता होगा? एक तो ब्लड आ गया, ECF है ना। लिम्फ आपका ECF है ना। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपका ECF ही है, हाँ या नहीं। एक्वस ह्यूमर आपका आई में, और विट्रस ह्यूमर आपका
ये भी आएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब के सब आपके ईसीएफ ही हैं। एंड ईसीएफ प्लेज अ मेजर रोल इन होम्योस्टैटिक बैलेंसेस। ठीक है। अब जो आपका जो ये ईसीएफ होता है, जो आपका ये ईसीएफ होता है, इट इज इन कांस्टेंट मोशन थ्रू आउट द बॉडी, है ना, ये फ्लो करते रहता है। तो ईसीएफ इज इन कांस्टेंट मोशन थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। इसी रीजन के कारण इसको हम, ईसीएफ इज ऑल्सो कॉल्ड, एक टर्मिनोलॉजी होता है, इसको हम कहते हैं मिलीयू। वैसे तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बट दिया है गाइडन में तो मैंने लिखवा दिया। इन टर नियर, ठीक है, मतलब इट इज कॉल्ड द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी। तो ईसीएफ को ही हम इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी कहते हैं। इसीलिए इसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी कहते हैं। ठीक है। अब ईसीएफ और आईसीएफ में कुछ कुछ डिफरेंसेस होंगे, उसको भी एक बार देख लेते हैं, क्या क्या अंतर है ईसीएफ और आईसीएफ में और कैसे ये रेगुलेट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखिए, डिफरेंस बिटवीन ईसीएफ एंड, इस नोट्स के बाद आपको कुछ और रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी बुक। ठीक है, क्योंकि सबका क्रक्स आपको दे दिया जा रहा है यहीं पे। ठीक है, तो ईसीएफ की बात करेंगे। तो ईसीएफ में क्या होगा, याद है आप सबको, मोस्ट अबंडेंट इंटरसेल्यूलर कटायन क्या था, याद कीजिए। तो क्या क्या होगा, तो ईसीएफ कंटेन्स Na प्लस ज्यादा होगा। ठीक है, याद है मोस्ट अबंडेंट इंटरसेल्यूलर कटायन सोडियम। ठीक, Cl माइनस बाइकार्बोनेट आयन, ये भी याद होगा हैमबर्गर फिनोमिना के कारण। ठीक है, प्लस न्यूट्रिएंट्स तुम्हारा आ गया, न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फैटी एसिड आ गया, अमाइनो एसिड आ गया, और क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ट्रांसपोर्ट हो रहा है ईसीएफ से, तो इसीलिए ये भी आ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, और ऑल्सो सेल्यूलर वेस्ट आ जाएगा, है ना। ठीक, आईसीएफ की बात करेंगे तो बेटा आईसीएफ में क्या आ जाएगा, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्यूलर कैटायन क्या था, पोटेशियम, पढ़ा था आपने, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, ठीक है, फॉस्फेट आयंस हो जाएगा, है ना, इंस्टेड ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। ठीक है, और इन दोनों के बीच में आपका ट्रांसपोर्ट भी होता है। ठीक है बेटा, समझो SCO3 माइनस आयन या बाइकार्बोनेट आयन कैसे मैं कह रहा हूं ईसीएफ में, आपने पढ़ा था हैमबर्गर फिनोमिना, क्लोराइड शिफ्ट हैमबर्गर फिनोमिना पढ़ा था ना। तो क्या देखा था, आपने देखा था यहां पे CO2 प्लस H2O क्या बनाता था, H2CO3, H2CO3 फिर डिसोसिएट करता था क्या, H प्लस प्लस HCO3 माइनस आयन में। ठीक है, और यहां क्या रहता था, यहां रहता था Na प्लस और Cl माइनस आयन। तो क्या होता था, HCO3 ECF में जाता था, है ना,
और Cl माइनस आयन यहां पे आता था। तो SCO3 कहां ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इट विल बी इन ECF, इट विल बी इन ECF। आई बात सबको समझ में, है ना? ये हमने पढ़ा था, ठीक है। चलो बढ़िया। वैसे तो खैर ये मैकेनिज्म तुम हिमेटोलॉजी पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे, तो जो भी मैकेनिज्म समझ नहीं आ रहा, अब तुमको मेडिकल कॉलेज में एक एक मैकेनिज्म सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये तुम्हारा ECF और ICF का जो मेजर डिफरेंस था वो आपको हमने समझा दिया, ठीक है। कुछ और डाउट है यहां तक तो बताइए। अब बात करते हैं कि ECF का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, थोड़ा एक ब्रीफ ओवरव्यू एक बार समझ लेते हैं। ECF का ट्रांसपोर्ट एंड मिक्सिंग सिस्टम, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, कहां से न्यूट्रिएंट ले रहा है, कहां पे क्या छोड़ रहा है, उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मैं टाइम पास चीजें छोड़ दूंगा तो अभी तुम्हारा टाइम बचेगा, है ना? सिर्फ मुद्दे की बात हम करेंगे यहां पे, ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, आपने बचपन में पढ़ा था, ठीक है। एक डब्बा में बनाता था यूजी टाइम पे, जो एकदम बहुत जोर से तुम लोग समझ लेते थे, ठीक है। तो ये डब्बा आज भी एप्लीकेबल है, ठीक है। जनरली यही होता था, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना? और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता था बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता था तुम्हारे राइट, ठीक है सर। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता था पल्मोनरी सर्कुलेशन के फॉर्म में, और ये चला जाता था तुम्हारे लंग्स में, है ना? और यहां से फिर से वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ जाता था, ठीक है सर। ये बेसिक सी चीजें आपने बहुत पहले बहुत बार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का दायरा, ठीक है। तो क्या क्या चीज होम्योस्टैसिस मेंटेन करने में जरूरत पड़ रहा है? पहले हमको रेगुलेट करना है क्या, पीएच, या हमको रेगुलेट करना है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, या कह सकते हो ऑक्सीजन लेवल। अब ये कैसे रेगुलेट होगा? तो ये रेगुलेट करेगा क्या? लंग्स कराएगा, है ना? तो क्या करेगा? लंग्स तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ले लेता है नहीं, लंग्स तुम्हारा ये CO2 वाला ब्लड निकाल देगा, मतलब CO2 निकाल देगा और ऑक्सीजन ले लेगा, है ना? इस तरह से बॉडी में तुम्हारे ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये CO2 O2 लेवल तुम्हारा ये मेंटेन कर लेता है लंग्स, और इसका रेगुलेशन तुम्हारा मेड्यूला करता है, ठीक है, जो अभी हम देखेंगे, ठीक। अच्छा, दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा? गट वाला जो रीजन है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कि कितना ग्लूकोज है, क्या टॉक्सिक प्रोडक्ट बन रहा है, क्या कितना ग्लाइकोजन है, कितना ग्लूकोज है, तो ये तुम्हारा कौन सा करेगा? ये गट करेगा। तो ब्लड में ही भेजेगा, सामान आदान प्रदान करेगा, ठीक है। एक्सक्रीशन का काम भी कौन करेगा? अब तुम बोलोगे सर किडनी। किडनी का जो मेजर काम होता है दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। वैसे तो एक्सक्रीशन भी कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे तुम लिख सकते हो इसमें किडनी एंड गट। गट में लिवर भी हेल्प करता है ना, ठीक। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस मेंटेन करके हमको रखना है ना? वो भी काम कौन करता था? वो भी किडनी करता था, ठीक है। तो इसका
रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी कौन करता था? ये भी आपका किडनी ही करता था, है ना? तो ये सभी ऑर्गन्स ब्लड के साथ मिलके होम्योस्टेसिस रेगुलेट करेंगे। यही सभी ऑर्गन ब्लड के साथ मिलके होम्योस्टेसिस रेगुलेट करेंगे, हाँ या नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? मेरे बॉडी का रेगुलेशन कौन करता है? आपको देखे थे ना, आपने पढ़ा था दो चैप्टर, एक न्यूरल कंट्रोल एंड रेगुलेशन और एक पढ़ा था केमिकल कंट्रोल एंड रेगुलेशन, पढ़ा था ना? तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन कौन करेगा? ये एक नर्वस सिस्टम करेगा और दूसरा आपका एंडोक्राइन सिस्टम करेगा। कैसे करेगा ये जब सिस्टम्स पढ़ेंगे तो हम डिटेल में देख लेंगे, ठीक है? और क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ योर बॉडी। ये दो सिस्टम करेगा। कौन कौन सा सिस्टम करेगा? प्रोटेक्शन ऑफ योर बॉडी में एक आपका इम्यून सिस्टम का एक मेजर रोल हो जाएगा, और दूसरा मेजर रोल हो जाएगा आपका इंटेग्यूमेट्री सिस्टम का। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का, ठीक है? अच्छा, क्या रिप्रोडक्शन को हम होम्योस्टैटिक कंट्रोल मानेंगे, हाँ या नहीं? क्या रिप्रोडक्शन को हम होम्योस्टैटिक कंट्रोल मानेंगे, यस और नो? डज रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन होम्योस्टैसिस? एसेंशियली रिप्रोडक्शन डज नॉट हेल्प इन होम्योस्टैसिस एज अ होल, बट कुछ रिप्रोडक्शन के फिनोमिना होते हैं जहां पे होम्योस्टैटिक कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है, जैसे चाइल्ड बर्थ हो गया, है ना, लैक्टेशन हो गया, इन सब जगह आपका होम्योस्टैटिक कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है? तो दिस इज एन ओवरव्यू कहां कहां होम्योस्टैसिस रिक्वायर्ड होता है, कैसे ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करने के लिए, बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए और बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हर चीज में हमें होम्योस्टैटिक बैलेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंट्रोल ऑफ होम्योस्टैसिस, कैसे बॉडी का कंट्रोल सिस्टम काम करता है या कंट्रोल मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है? तो अगर हमको एक रेगुलेशन कराना है, हमको अगर किसी चीज को रेगुलेट कराना है तो क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होता है, ठीक है? सबसे पहले चीज हमको जो रिक्वायर्ड होता है फॉर रेगुलेशन, कोई भी चीज रेगुलेट करना है या रेगुलेशन करना है या कंट्रोल ऑफ होम्योस्टेसिस कराना है, तो हमको तीन कंपोनेंट रिक्वायर्ड होता है, थ्री कंपोनेंट्स। मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा आपको, ठीक है? आर रिक्वायर्ड। क्या है सर? सबसे पहला कंपोनेंट है एक रिसेप्टर, जो स्टिमुलस परसीव करेगा, हाँ या नहीं? जो स्टिमुलस परसीव करेगा, तो रिसेप्टर है। रिसेप्टर क्या होगा? रिसेप्टर आपका सिग्नल परसीव करेगा, है ना? रिसेप्टर क्या करेगा? रिसेप्टर रिसीव स्टिमुलाई, स्टिमुलाई क्या होता है? एनी चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज रिसीव्ड बाय माय रिसेप्टर, ठीक है? उसके बाद ये रिसेप्टर से चला जाएगा कंट्रोल सिस्टम में, ये मैसेज कंट्रोल सिस्टम परसीव करेगा और उस पर क्या रिएक्शन करना है उसके लिए इंफॉर्मेशन रिले करेगा इफेक्टर को। तो इट विल परसीव द स्टिमुलाई या इंफॉर्मेशन
by receptor and respond accordingly by relaying message to इफेक्टर कि इसके रिस्पॉन्स में इफेक्टर क्या करेगा, इफेक्टर को मैसेज भेजेगा, भैया इफेक्टर आप ये काम कर दो, तभी मेरा होम्योस्टैटिक बैलेंस आएगा। ठीक। और तीसरा होता है सर दैट इज इफेक्टर। इफेक्टर क्या करेगा सर, इफेक्टर इस पे एक्ट करेगा, है ना, विल एक्ट ऑन द सिग्नल परसीव्ड by control system, will act on the signal perceived by control system, है ना। तो कंट्रोल सिस्टम आपके बॉडी के सारे सिस्टम्स को रेगुलेट करता है और उनका होम्योस्टैटिक बैलेंस मेंटेन करके रखता है। ठीक है, एग्जांपल देखें एक दो कंट्रोल सिस्टम का। आयन एक लिखो एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल सिस्टम, मैं गाइटन वाले एग्जाम्पल ही आपको करा देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, पहला देखो, रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है। ठीक है, एक फिनोमिना होता है जिसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस इसका नाम लिख लो, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन बफरिंग फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। बेसिकली क्या होता है, सिंपल है ना, कि अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता था, ठीक है, तो Hb+O2 क्या बनाता था, HbO2। और अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था तो क्या होता था, Hb+CO2 क्या बनाता था, HbCO2। ठीक, दूसरा हम देखते थे हीमोग्लोबिन में क्या होता था, वही जो मैंने अभी बताया था, CO2+H2O इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसी में। H2CO3 और H2CO3 फिर से डिसोसिएट कर जाएगा H++ HCO3- आयन, है ना। अब ये बाइंडिंग और डिसोसिएशन ये रेगुलेट हो रहा है, बाइंडिंग और डिसोसिएशन रेगुलेट हो रहा है, और किस पे रेगुलेट हो रहा है, ये रेगुलेट कर रहा है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ, ये रेगुलेट कर रहा है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ, है ना। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा था तो क्या हुआ, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, है ना। बट जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम था तो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गया एंड बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, है ना। तो अगर PCO2 ज्यादा है तो बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन डिक्रीजेस एंड डिसोसिएशन इंक्रीजेस, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन बढ़ जाता है। तो इसी हिसाब से क्या हुआ, मेरे ECF में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेगुलेशन होते रहता है। समझ में आई बात, मेरे ECF में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेगुलेशन होते रहता है। ठीक है,
ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ऑक्सीजन के हिसाब से। ऑक्सीजन के हिसाब से हीमोग्लोबिन ने रेगुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है, अगर मेरे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता था, तो क्या होता था? अगर CO2 ज्यादा होता था, तो जो मेरे बॉडी का रेस्पिरेटरी सेंटर है, याद है, ये क्या करता था? ये क्या करता था? ये बोलता था ब्रीदिंग को बढ़ा दो, है ना। तो इट विल स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर, जिससे क्या होगा? ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर जाएगा। एंड क्या इंक्रीज करता था? ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरेशन। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव। हाँ या नहीं? पढ़ा है हमने ये? एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम ECF। क्लियर है सर? क्लियर है सर? एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द ECF। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसको हम बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा था पहले। तो क्या होता है, मेरे बॉडी में होता है कैरोटिड आर्टरी और अयोटिक नॉच, है या नहीं? कैरोटिड आर्टरी कहां पे होता है सर? नेक पे, है ना। एंड अयोटिक वॉच, आर्च ऑफ अयोटा, जो कर्व रीजन होता है तुम्हारे हार्ट के पास, ठीक है। अयोटिक नॉच। तो यहां पे क्या है सर? मेरे पास होता है बेरो रिसेप्टर्स। बेरो रिसेप्टर, बेरो मतलब प्रेशर मेजर करता है ना, बेरो रिसेप्टर्स, ठीक है। अब होता क्या है? अब होता क्या है? अब होता क्या है कि जैसे यहां पे बेरो रिसेप्टर्स होते हैं, तो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा या ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। इससे क्या होगा? वॉल्स इन आर्टरीज स्ट्रेच, है ना। इससे क्या होगा? बेरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गया। आर स्टिमुलेटेड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये सिग्नल कहां जाएगा? तो ये भेजेगा सिग्नल टू मेड्यूला, है ना। ये तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में रेगुलेट होगा, ठीक है। मेड्यूला क्या करेगा? मेड्यूला क्या करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बोलेगा, भैया जो तुम वेजो मोटर सेंटर भेज रहे थे वहां से, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये जाएगा वेजो मोटर सेंटर पे। वेजो मोटर नाम समझ जाओगे, मूवमेंट करा रहा है ब्लड वेसल में। तो वेजो मोटर सेंटर पे जाएगा और बोलेगा, इनिबिट करेगा इसको, कि भैया मत कराओ कॉन्ट्रैक्शन, वैसे ही मामला गंभीर है, ठीक है। तो यहां पे ये क्या करेगा?
इनहिबिट कराएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ इंपल्स बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अब पढ़ा है ना आपने, सिंपैथेटिक होता था, पैरासिम्पैथेटिक होता था, ठीक है, डिक्रीज कर जाएगा। तो मतलब अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कम काम कर रहा है तो इससे क्या होगा, हार्ट रेट कम होगा, हार्ट रेट कम होगा और इससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा। एंड और ये क्या कर देगा, ये करेगा डायलेशन ऑफ पेरीफेरल, साइड बाय साइड जो ब्लड वेसल्स हैं वहां पे, ताकि खून इधर उधर पहुंचा दे, ताकि जो मेन आर्टरी है वहां पे प्रेशर कम हो जाए। ब्रेन में बेटा, मेडुला रीजन में है ना, सिग्नल जो आ रहा है ये मेडुला रीजन में है सारे, ठीक है, डायलेशन ऑफ पेरीफेरल ब्लड वेसल्स। समझ में आया सर? तो यहां भी देखो, वेजोमोटर सेंटर जो था ये रेगुलेट कर रहा था यहां पे होम्योस्टैसिस ऑफ एट्रियल ब्लड प्रेशर, ये रेगुलेट कर रहा है होम्योस्टैसिस ऑफ एट्रियल ब्लड प्रेशर, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ब्लड प्रेशर कम हो गया, मतलब मान लो उल्टा, कि अगर देर इज अ डिक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर, तो क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस रिसेप्टर होगा ऑफ, तो क्या हो जाएगा, वेजोमोटर एक्टिव हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसका आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा, और इससे क्या होगा, हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे इससे वापस नॉर्मल कंडीशन में चीजें चली जाती हैं। तो यही होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, ठीक है सर। बट वेजोमेंटर मोटर सेंटर, हाँ, मेडुला में लोकेटेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ नॉर्मल रेंज ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, है ना। देखो अब इसमें क्या है कि कुछ जो वैल्यू होते हैं वो नैरो रेंज में होते हैं, ठीक है, तुरंत ही नैरो रेंज में क्रिटिकल हो जाएगा। किसी का रेंज ब्रॉड होता है, पहले हम सबका रेंज देख लेते हैं, आपको ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी सैडली, ठीक है, काम करता है, ठीक है। तो देखिए, तो क्या है सर, नॉर्मल रेंजेस एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अब देखते होगे ना, जब आप रिपोर्ट आता होगा तो वही रिपोर्ट में कुछ कुछ चीजें दी रहती हैं, ठीक है, ऑफ इंपॉर्टेंट, ब्लड रिपोर्ट चेक करते होगे तो इसमें ये सब वैल्यू तुमको चेक करना होगा, है ना, ईसीएफ, तो देखो, देखो क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान से सुनो, ठीक। नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू क्या होगा, इट इज द मीन वैल्यू, परफेक्ट वैल्यू, है ना। अब हर इंसान का एकदम मीन वैल्यू तो नहीं हो सकता, हर इंसान का बिल्कुल मीन वैल्यू तो नहीं हो सकता ना, कि एकदम एग्जैक्ट उतना ही रहे, है ना। तो एक रेंज दिया गया जिसको उसने बोला कि नॉर्मल रेंज है, कि मतलब इतना से इतना फ्लक्चुएट करेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका नॉर्मल रेंज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा, अब
नॉन लीथल लिमिट भी एक होता है। नॉन लीथल लिमिट की मतलब कि दिक्कत तो है, मतलब मान लो अचानक से मेरा पीएच बढ़ गया, तो क्या मैं तुरंत मर जाऊंगा? नहीं, एक रेंज तक बढ़ेगा तो मैं मरूंगा। ठीक है, अगर उस रेंज से एकदम बियॉन्ड चला जाएगा तब जाके मैं मरूंगा ना। तो नॉन लीथल लिमिट, लिमिटल लिमिट मतलब कि तुम मरोगे नहीं, बट तुम्हारे बॉडी को धीरे धीरे इसका नुकसान होगा और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम मर सकते हो, तो इसको नॉन लीथल लिमिट कहते हैं। ठीक है, नॉन लीथल लिमिट कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का देखिए सर क्या है, 40, रेंज 35 से 40, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ एच जी। ठीक, और ये 10 से 1000, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन होने पे कोई खास दुख नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें नॉन लीथल लिमिट ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा है। ठीक है, पॉइंट यहां मार्क करते हैं ना, नॉन लीथल लिमिट ऑक्सीजन का यहां पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का 45, 35 से 45 और 5 से 80। अब देखो इसका नॉन लिथल लिमिट कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, क्यों? क्योंकि एसिडिक कर देगा ब्लड को, है ना, तो इसका नॉन लिथल लिमिट कम है। सोडियम का देखो 142, 138 से 146 तक जा रहा है, 175 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, इम्पल्स कंडक्शन में दिक्कत आ जाएगी, तो वहां पे फिर उसके बियॉन्ड फिर तुम मर सकते हो। ठीक है, पोटेशियम, ईसीएफ में देखो सोडियम ज्यादा होगा, पोटेशियम कम होगा, यही चीज यहां पे सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये आ गया, ये इसका नॉन लीथल लिमिट है। ठीक है, कैल्शियम का, ठीक है, अगर मेरे बॉडी में कैल्शियम बहुत ज्यादा कम हो गया तो क्या हो जाएगा, ईसीएफ में मेरा कैल्शियम कम हो गया तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो टेटनी हो सकता है ना। ठीक है, टेटनी हो सकता है। ठीक है, क्लोराइड, ठीक, 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 बाइकार्बोनेट, ठीक, 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 ठीक है, ग्लूकोज 90, ये होता था पीपी फास्टिंग जो कहते थे। ठीक है, तो ये तुम्हारा रेंज होता था। ठीक है, इससे ज्यादा हो गया तो दिक्कत आ जाती है ना, ये तुम्हारा नॉर्मल रेंज है ये, है ना, फास्टिंग का। ठीक, बॉडी टेम्परेचर आप देखो 98.4, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 98 से 98.8, ठीक है, और यहाँ 65 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104, 105, 106 बुखार के बाद तुमको दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक, एसिड बेस नॉर्मल जो है दैट इज ऑप्टिमम रेंज इज स्लाइटली अल्कलाइन, यहां भी स्लाइटली अल्कलाइन। अब देखो पीएच में बहुत नैरो रेंज है, क्योंकि तुम्हारे पूरे बॉडी का होम्योस्टैसिस का बैंड बच जाएगा अगर पीएच ज्यादा या कम होता है, तो दिस इज नॉन लीथल लिमिट। अगर इसके बियॉन्ड जाता है तो लीथल लिमिट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो एक पॉइंट यहां पे लिख लीजिए कि अगर अगर मेरा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है, 98.4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 98.4 डिग्री सेल्सियस है, अगर ये 98.4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर 11 डिग्री फ़ारेनहाइट या इसको लिख सकते हैं 7 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाता है, इट कैन increase cellular metabolism and destroy cell, तो it can lead to, ठीक है, अगर मान लो पोटेशियम का कंसेंट्रेशन देखो, अगर मान लो पोटेशियम का कंसेंट्रेशन, अगर मान लो पोटेशियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया, सॉरी कम हो गया, कैन लीड टू पैरालिसिस, नर्व कंडक्शन नहीं होगा, है ना, नर्व कंडक्शन नहीं होगा,
ओ फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस लिख दिया है। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट सर, हाँ जी जी, अरे हाँ फ़ारेनहाइट है भाई, भावनाओं को समझे। ठीक है। ठीक है, पोटेशियम की बात हो गई है। ठीक है, अगर तुम बात करोगे पीएच, थोड़ा सा भी बाएं दाएं हो गया, अगर पीएच डिफरेंस 0.5 का अगर हो जा रहा है, ठीक है, तो भी इसको बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो यहां भी डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स हो सकता है या नहीं? यहां भी डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारा कैल्शियम कम है, तो क्या हो सकता है इससे? तुम टेटनी हो सकता है ना? तो ये सब चीजें तुमको दिखा रहा है कि कैसे तुम्हारा एक नॉर्मल रेंज मेंटेन करके रखना है, नहीं तो तुम्हें दिक्कतें आ जाएंगी। क्लियर है यहां तक? ये बताइए। अब आते हैं हम फीडबैक सिस्टम की बात करते हैं। मेरे बॉडी में कैसा कैसा रेगुलेशन ऑफ होम्योस्टेसिस होता है। तो दो फीडबैक सिस्टम बॉडी में चलते हैं। एक को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, विच इज, ज्यादातर कंट्रोल सिस्टम मेरे बॉडी का नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम ऑफ आर, ठीक, दूसरा होता है सर, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इट इज वेरी रेयर। अच्छा, क्यों रेयर है सर? इसके पीछे का कारण कोई बताएगा क्यों रेयर है? बिकॉज इट कैन कॉज, इट कैन कॉज vicious साइकिल एंड डेथ। एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, ठीक है, तो इट लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। क्या मेरे बॉडी में कोई पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम नहीं होता? फिर होता है मेरे बॉडी में फीडबैक सिस्टम, उसके भी एग्जांपल मैं अभी आपको दूंगा कौन सा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम मेरे बॉडी में होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लो कैसे ये हार्मफुल होता है, उसका एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, अगेन मैं गाइटन का ही एग्जांपल तुमको करा रहा हूं ताकि तुम गाइटन के ही सिंक में रहो। ठीक है, ठीक है, एवरेज हार्ट मेरा बॉडी कितना पंप करता है? 5 लीटर ऑफ ब्लड लगभग, कार्डियक आउटपुट जो होता है ना। तो एन एवरेज ह्यूमन पंप्स 5 लीटर ब्लड पर मिनट। अब मान लो कि इसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ बिल्कुल, 5 लीटर ब्लड पर मिनट। ठीक है, अब मान लो कि इसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो मान लो ही मेट एन एक्सीडेंट, एंड ब्लड 2 लीटर। ठीक है, ठीक है, तो मान लो इसने ब्लीड कर गया 2 लीटर ब्लड। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात। इसने ब्लीड किया 2 लीटर ब्लड। ठीक,
अच्छा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो क्या होगा अब इसके बाद, क्या करेगा मेरे बॉडी का रेगुलेशन क्या होगा, मेरे बॉडी का रेगुलेशन क्या होगा, ए आर्टीरियल प्रेशर कम हो गया, आर्टीरियल प्रेशर कम हो गया। अब मेरे बॉडी में अगर आर्टीरियल प्रेशर कम हो रहा है तो क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी में भी जो ब्लड जा रहा है वो भी कम हो गया। इससे क्या हुआ, इससे मेरा हार्ट वीक हो जाएगा। अब इस वीकनिंग ऑफ हार्ट से, इस वीकनिंग ऑफ हार्ट से क्या होगा, हार्ट बीट मेरा और कम हो जाएगा। हार्ट बीट कम होगा तो मेरा कार्डियक आउटपुट और कम होता जाएगा, और इससे मेरा ब्लड रीचिंग टू ऑर्गन कम हो जाएगा, विच कैन लीड टू डेथ, विच कैन लीड टू डेथ। हाँ या नहीं। तो हर साइकिल के बाद मेरा कार्डियक आउटपुट कम होता जाएगा, हर साइकिल के बाद मेरा कार्डियक आउटपुट कम होता जाएगा, एंड इट माइट इवेंचुअली लीड टू डेथ, इट माइट इवेंचुअली लीड टू डेथ। एक ग्राफ से मैं समझाता हूं तुमको इसका मतलब, एक ग्राफ से मैं इसका मतलब समझाता हूं। देखो, सपोज मान लो कि ये तुम्हारा 5 लीटर ब्लड है, ठीक है, ये पकड़ लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। नॉर्मल होम्योस्टैटिक कंडीशन में ये 5 लीटर ब्लड ही इसके पास था। अचानक से 1 घंटे में, मान लो ये टाइम है 1 आवर 2 आवर या 3 आवर्स, ठीक है, ये आवर्स पकड़ लो। अब इसने क्या किया, कितना लीटर ब्लड गिरा दिया, कितना लीटर ब्लड ब्लीड कर दिया, 2 लीटर ब्लड ब्लीड कर लिया इसने, ठीक है। 2 लीटर ब्लड ब्लीड किया तो कितना रह गया, 3 लीटर यहां पे बचा इसके पास, ठीक। धीरे 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 क्या हो जाएगा, जो इसकी पंपिंग इफेक्टिवनेस है वो कम होती जाएगी, 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 अल्टीमेटली दिस विल लीड टू डेथ। धीरे 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 पंपिंग इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी एंड इट विल लीड टू डेथ, है ना। तो यही चीज इसके बारे में बता रहा है। समझ में आया बेटा, समझ में आया, ठीक है। इसीलिए मेरे बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कम होते हैं, इसीलिए मेरे बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कम होते हैं, ठीक है। चलिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, ठीक है। वैसे तो एक एग्जांपल यहां दिया हुआ है, तुम्हारे मन में बताओ तुमको कोई नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म लग रहा है तो उसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। कोई एक एग्जांपल बताओ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, जिसको देखना चाहोगे वही हम देखते हैं, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन, ठीक है। ये देख लेते हैं सिंपल, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन वाला ही देख लेते हैं, है ना। आपने क्या देखा था, आपने देखा था हाइपोथैलेमस आपका एक्ट करता था, क्या रिलीज करता था, जीएनआरएच रिलीज करता था। ये एक्ट करता था आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पे, है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी फिर आपका रिलीज करता था एफएसएच और एलएच। एफएसएच एक्ट करता था किस पे, सेल पे, और एलएच एक्ट करता था किस पे, लेडिक सेल पे। लेडिक सेल रिलीज करता था
और सर्टोली सेल रिलीज करता था एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एक्यूमुलेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन करता था, जिससे होता था स्पर्मेटोजेनेसिस। ये नॉर्मल कंडीशन में होता था। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल एक्सेस होता था तो ये क्या करता था, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता था। जब एवीपी का लेवल एक्सेस हो जाता था तो सर्टोली सेल रिलीज करता था इनिबिन, और उसके बाद ये इनिबिन भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता था। हाँ या नहीं, ये इनिबिन भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता था। ये तो तुमने एक एग्जांपल देख लिया हार्मोनल कंट्रोल का, हार्मोनल रेगुलेशन का, ठीक है। अब एक न्यूरल रेगुलेशन का भी एग्जांपल देख लो। अब एक न्यूरल रेगुलेशन का भी एग्जांपल देख लीजिए। ये वाला मान लो ये तुम्हारे दिया हुआ है होम्योस्टैटिक रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो क्या हुआ, स्टिमुलाई हुआ जहां पे होम्योस्टैसिस के कारण क्या हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया। क्या हुआ पहले, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। मेरे पास बैरो रिसेप्टर थे, कहां पे थे बैरो रिसेप्टर, मेरे पास थे कैरोटिड आर्टरी एंड, अभी जो मैंने देखा है, अभी तुरंत हमने देखा है आयोटिक नॉच, ठीक है। इसने कंट्रोल सिस्टम को मैसेज रिले किया। कंट्रोल सिस्टम क्या था मेरे पास, वेजो मोटर, और यहां से आउटपुट आया, नर्व इंपल्स जो है वो क्या किया, वो हार्ट पे एक्ट किया, ब्लड वेसल्स पे एक्ट किया, और इससे क्या हुआ, डिक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। जब तुम्हारा होम्योस्टेसिस नॉर्मल हो गया तो ये फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दे देगा और ये नॉर्मल हो जाएगा। ये फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दे देगा और ये नॉर्मल हो जाएगा। हाँ या नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देखने को मिला। तो इसमें क्या है, पॉइंट नंबर 1 इज रिसेप्टर, पॉइंट नंबर 2 इज कंट्रोल सेंटर, एंड पॉइंट नंबर 3 इज इफेक्ट। क्लियर है सर, ये होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ये होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। यहां तो कोई दिक्कत, ये वाला टॉपिक जो अभी बताएंगे इस पे नीट पीजी में सवाल आता है, तो इसको ऐसे नीट पीजी या नेक्स्ट कॉर्नर बना लो यहां पे, ठीक है। इस पे सवाल आता है अच्छा खासा, ठीक है। क्या होता है, इसको कहते हैं गेन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। गेन ऑफ अ कंट्रोल, क्या मतलब है सर गेन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम से? एक कंट्रोल सिस्टम जितना इफेक्टिवली काम कर रहा है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में, उसको कहते हैं गेन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। क्या सर, तो द डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस which a control system maintains constant condition is determined by किससे, गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक। देखो क्या होता है मतलब, देखो सब, इसका एग्जांपल लिखो, समझो मतलब क्या है, ठीक है। एक आदमी है, उसका बैरो रिसेप्टर काम नहीं कर रहा,
अ पर्सन जिसके पास बैरो रिसेप्टर नहीं है, ध्यान से सुनो, जिसके पास बैरो रिसेप्टर नहीं, मान लो एक आदमी है जिसके पास बैरो रिसेप्टर नहीं है, ठीक है, इसमें मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया, खूब सारा खून डाला, ऑब्वियसली इसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑब्वियसली इसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और इसका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो मान लो कि नॉर्मल बीपी जो था ये 100 mm ऑफ Hg था, ठीक है, और जो एलिवेटेड बीपी हुआ इस केस में ये पकड़ लो, ये हो गया 175 mm ऑफ Hg, ठीक है। नॉर्मल बीपी कितना था, मैं डेटा ऐसा कुछ भी ले रहा हूं, ठीक है, कुछ भी डेटा ले रहा हूं, मतलब नॉर्मल बीपी 100 mm था, एलिवेटेड बीपी 175 mm ऑफ Hg हो गया, ठीक है। अच्छा, ये पर्सन ए है जिसमें बैरो रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये पर्सन ए पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये पर्सन बी है जिसमें बैरो रिसेप्टर काम कर रहा है और इसमें भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इस वाले पर्सन में भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराए, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका जो बीपी हुआ, इसका जो बीपी हुआ ये 125 mm ऑफ Hg हुआ, इसका भी बीपी बढ़ा, ऑब्वियसली एकदम बराबर तो नहीं रहेगा, इसका भी बीपी बढ़ा, तो जिसके पास बैरो रिसेप्टर नहीं था उसका कितना था 175 mm ऑफ Hg, और जिसके पास बैरो रिसेप्टर था वो बन गया वो बन गया वो बन गया 125 mm ऑफ Hg, ठीक ठीक ठीक। तो करेक्शन कितना हुआ, बैरो रिसेप्टर के प्रेजेंस में करेक्शन कितना हुआ, तो करेक्शन विल बी इक्वल टू 175 माइनस 125, कितना हो गया सर, 50 mm ऑफ Hg, ठीक है। एरर इसका कितना हुआ, बैरो रिसेप्टर के प्रेजेंस में भी नॉर्मल कितना था, नॉर्मल होना चाहिए था 100 mm ऑफ Hg, और बना ये कितना, बना ये 125 mm ऑफ Hg, तो करेक्ट एरर कितना था, एरर था, एरर कितना था सर, एरर था 25 mm ऑफ Hg, एरर क्या था, एरर था 25 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो गेन का जो फॉर्मूला होता है, तो गेन इज इक्वल टू करेक्शन डिवाइडेड बाय एरर, तो तुम्हारा इसका वैल्यू निकल जाता है, गेन इज इक्वल टू करेक्शन बाय एरर, ठीक है। करेक्शन का मतलब समझ गया तुम क्या है, करेक्शन इज कि अगर वो बैरो रिसेप्टर नहीं होता तो इतना था, बैरो रिसेप्टर के होने के बाद इतना हुआ, तो करेक्शन का डिफरेंस निकल गया। एरर कितना है, नॉर्मल से कितना ज्यादा डेविएट किया, दैट इज द एरर, और दोनों को डिवाइड करोगे तो तुमको गेन पता चलता है कंट्रोल सिस्टम का, गेन पता चलता है कंट्रोल सिस्टम का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल आता है, क्लियर है सर। अगला टॉपिक देखते हैं सर हम, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम मेरे बॉडी में रेयर होता है, क्यों, उसका कारण बता दिया, ठीक है। अच्छा, पर्सन ए का एरर क्यों नहीं लेंगे, कैसे लोगे बेटा, एरर किसका निकालोगे, जब वो बॉडी होगा तभी तो गलती निकालोगे ना। अब तुम मान लो तुम सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो और तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, तुम बोलोगे नहीं इसमें भी आनंद सर की गलती है, कैसे भैया, समझो सिंपल है कि मान लो कि तुमने मेरे बिना पढ़ाए नीट पीजी का एग्जाम दिया और तुम्हारे आ रहे हैं
100 नंबर। वैसे तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में तो उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। ठीक, अच्छा, ठीक, 100 नंबर आए, ठीक है। मैंने तुमको पढ़ाया और तुम्हें नीट पीजी का एग्जाम दिलाया, तुम्हारे आए 700 नंबर, बढ़िया टीचर है ना, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली फुल मार्क्स तुम्हारा कितना था? फुल मार्क्स मान लेते तुम्हारा 800 था, तो मेरे पढ़ाने का एरर कितना हुआ? 100, ठीक है। और करेक्शन तुम्हारा कितना हो गया? 600, है ना। तो ये तुम्हारा चीज होता है। क्लियर हो गया सर? क्लियर हुआ सर? क्लियर है ना। चल, बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, अगला टॉपिक अब देखते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म मैंने बोला मेरे बॉडी में रेयर होता है, बट क्या ऐसा कोई पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है? बिल्कुल। तुम्हारा एक जो पहला एग्जांपल हो जाएगा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, क्लॉटिंग करा रहा है ना जब ब्लड फ्लो हुआ, ठीक। दूसरा, पार्चुरेशन में, ठीक है। और तीसरा तुम्हारा जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। चलो पार्चुरेशन वाला ही एग्जांपल देखेंगे। ठीक, आइए पार्चुरेशन वाला ही एग्जांपल लेते हैं। ये दो दो पॉजिटिव फीडबैक क्यों लगा दिया, तीन तीन लगा दिया, हाँ चलो यही वाला एग्जांपल देखते हैं। तो देखो क्या हुआ, क्या हुआ, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या हुआ। तो क्या हुआ कि आपने पढ़ा था, होता था फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जब बच्चा फुल्ली डेवलप हो जाता था तो क्या होता था यहां पे? माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ये सिग्नल क्या हुआ? तो क्या हुआ? तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द यूट्रस फोर्सेस बेबीज हेड इनटू द सर्विक्स, यही माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन थे। जिससे क्या हुआ? स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स हुआ। ये सिग्नल भेजा तुमको कहां पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। ब्रेन मतलब उधर का ही पार्ट हो गया, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज कराया ऑक्सीटोसिन, और ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? मसल्स ऑफ यूट्रियम क्या करता था? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम कराता था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम होता था। तो इससे क्या हो गया? इससे और सर्विक्स स्ट्रेच होगा, इससे क्या हो गया? और ज्यादा सिग्नल जाता जाएगा। तो जैसे 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 कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होता जा रहा है, मेरा ऑक्सीटोसिन का रिलीज बढ़ता जा रहा है, इनहिबिट नहीं करा रहे। तो जैसे जैसे अगर सर्विक्स डायलेशन जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे सर्विस का डायलेशन इंक्रीज करते जा रहा है, तो मेरा क्या हो जा रहा है? मेरा सर्विस का डायलेशन जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहा है, मेरा ऑक्सीटोसिन भी इंक्रीज करते जा रहा है, और इससे मेरा मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर देता है। कब तक? जब तक इजेक्शन ऑफ बेबी नहीं हो जा रहा, जब तक पार्चुरेशन नहीं हो जा रहा है। तो इस तरह के मैकेनिज्म को हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म करें। यहां बढ़ रहा है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म तुम देखे थे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के आने के बाद टेस्टोस्टेरोन जब एक्सेस में हो गया था तो नेगेटिव मैकेनिज्म भेजा गया, है ना, ताकि ये कंपनसेट कर पाए। ठीक है, ये बात हो गया तुम्हारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और तरह का मैकेनिज्म होता है, एक पॉइंट यहां पे लिख लो, एक और तरह का मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं एडेप्टिव कंट्रोल। तो ना बॉडी बहुत स्मार्ट है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना
कि हर बार कोई ना कोई मैकेनिज्म तुम्हारा काम करना रोक सकता है ना। हो सकता है कोई मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं करता है, तो देयर शुड बी बैकअप, है ना। तो जनरली अभी जो हमने एग्जांपल देखा वो सिंपल कंट्रोल का देखा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक चीज कंट्रोल कर रहा है, सिंपल कंट्रोल है। बट ज्यादातर जो होता है वो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, मतलब बहुत सारे सिस्टम मिलके एडेप्टिव कंट्रोल करते हैं। तो एक लिखिए कि फॉर इंस्टेंस some movement of the body occurs so rapidly that there is not enough time for nerve signals to travel from the peripheral part of body। अभी मैं समझा दूंगा, पहले लिख लो फिर मैं समझा दूंगा। बॉडी टू ब्रेन एंड बैक। तो क्या कहते हैं, तो यहां पे ब्रेन जो है यूजेस फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म, इसको कहते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल टू फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। कहने का मतलब है बेटा कि मान लो कि एक सिग्नल मिस हो गया किसी तरह से, तो ब्रेन बोल रहा है कि हम इंतजार नहीं करेंगे वो सिग्नल आने का, हम ही करा देंगे, है ना। मसल कॉन्ट्रैक्शन हम करा देंगे, ठीक है। तो तुम्हारा मूवमेंट सही से चलता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद वो सिग्नल बोलेगा मसल को, अच्छा इस बार तुम कॉन्ट्रैक्ट करा दो, ठीक है। तो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जहां जहां सिग्नल मिस हो रहा है वो कौन करा देगा, वो ब्रेन करा देगा थ्रू फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, ठीक है। इससे क्या है कि तुम्हारा हिंड्रेंस नहीं आता किसी तरह का, और इसी सीक्वेंस को हम कहते हैं एडेप्टिव कंट्रोल, ठीक है। मतलब ये वेट करता है कि भैया कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, इमरजेंसी कंडीशन में हम करा देंगे, ठीक है। तो एडेप्टिव कंट्रोल जो होता है आपका, इन अ सेंस इज डिलेड नेगेटिव फीडबैक, और कुछ नहीं है, इट इज इन डिलेड नेगेटिव फीडबैक। क्लियर है सर। चलो मैं इसको एक बेसिक से एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है। सपोज मान लो ये है तुम्हारे आनंद सर, हॉट एंड हैंडसम, ठीक है। ठीक, मैंने बोला कि तुम मेडिकल कॉलेज में हो, ठीक है। मैंने तुमको सर्जरी एक करने बोल दिया, ठीक है। मैंने तुमको एक सर्जरी करने के लिए बोल दिया, कोई नहीं मैं बैठा हूं ना, टेंशन नहीं, ठीक। ठीक, अब तुम सर्जरी कर रहे हो 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 कर रहे हो, ठीक है। तुम लोग थे 24/24 स्कैम वाले बच्चे, तुमको क्या पता, मैं बोल रहा हूं कि इंसिजन लगाओ सबक्यूटेनियस लेवल पे, ठीक है। सब कट करके कुछ भी बोल दिया मैंने, ठीक है। तुम्हें क्या पता क्यूटेनियस, तुम्हें क्या पता सबक्यूटेनियस, तुमने चाकू पकड़ा ऐसे और ऐसे मारने के लिए आए, ऐसे क्रॉस करने के लिए आए। तो मुझे तो पता था, मेरे पास एक बड़ा सा छड़ी था, मैं पट से हाथ पे मारा तुम्हारे, और क्या वो हट गया वो, है ना। तो इनिशियली काम किसका था, इंसिजन लगाने का, इंसिजन लगाने का काम तुम्हारा था, ठीक है। बट तुम ढंग से नहीं लगा रहे थे, तो मैंने पट से मार के
भगा दिया तुमको, तो इनिशियली तुमको मौका दिया गया, तुम नहीं कर पाए तो बैक एंड पे फिर मैं था करने के लिए, है ना। तो टेक्निकली ये डिलेड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही तो हुआ ना, समझ में आया। तो इसी केस में ये कह रहा है कि मान लो कि कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना था, अब ये क्या हो रहा है, ये डिले हो रहा है, तो मेरा ब्रेन क्या करेगा, एक मैकेनिज्म यूज करेगा जिसको कहते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो जहां जहां मिस हो जा रहा था, तो ब्रेन ये कॉन्ट्रैक्शन करा देगा और उसके बाद आगे बोलेगा कि ठीक है तुम करते रहो। तो जब भी ये मिस होगा तो जो ब्रेन करा देता है इसको हम कहते हैं एडेप्टिव कंट्रोल। तो देखो ये एक तरह से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही तो है। क्यों, शुरू में तुम्हारा वेट कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो क्राइसिस पे मुझे स्टेप लेना पड़ जा रहा है, इसीलिए इसको हम एडेप्टिव कंट्रोल कहते हैं। मैं कंट्रोल मेरे हाथ में, अगर सिचुएशन के हिसाब से मैं अडेप्ट कर लूंगा, है ना। मान लो कि तुम गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तुमने ब्रेक मारना था, तुम नहीं मार पाए ब्रेक, तो मैं तुरंत तुम्हारे साइड का हैंड ब्रेक उठा दिया मैंने, तो मैंने ब्रेक मारा बट डिले करके मारा, इमरजेंसी में मारा, है ना। तो दैट इज व्हाट एडेप्टिव कंट्रोल इज। गॉट इट। तो ये खत्म हो गई आपकी पहली क्लास जनरल एम्ब्रियोलॉजी की, ठीक है। कल हम लोग एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ देखेंगे, कैसे मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होता है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो हम क्लास का 15 मिनट पहले का आपके डाउट के लिए रखेंगे। तो अगर आज पढ़ने में आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप उसको वहां से पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको क्लास के बाद नोट्स का पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, प्लस हम एक वर्कशीट आपको देंगे। जैसे आप होम्योस्टैसिस में तो खैर 2 सवाल आएगा तो क्या ही वर्कशीट बनाएंगे, बट फिर भी मैं आपको एक वर्कशीट दे दूंगा जिसमें आपके पास एमसीक्यू भी होगा प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, तो जिसको आप सॉल्व करते रहिएगा, ठीक। इसी तरह से हम पूरी फिजियोलॉजी कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है। बाकी आपकी हिस्टोलॉजी क्लास सुबह चल रही है, वो चलती रहेगी, वहां पे कोई दो राय नहीं हुई। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है बेटा, फटाफट फर्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लो anandmoney.in पे जाके, या डॉक्टर आनंद मनी का ऐप इंस्टॉल करके एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के कोर्स में, ठीक है। कल से आपका ये वाली क्लास जो फ्री है वो फ्री नहीं रहेगी, तो बेसिक वाले जो इन्होंने लिया है उनको ये कोर्स लेना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।